हेलो गाइस, ध्यान देते हैं। बहुत ही शानदार चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। अभी हम ब्लॉक्स के दो चैप्टर खत्म कर लिए हैं। हमने एस ब्लॉक पूरा फिनिश कर दिया और हमने पूरा पी ब्लॉक खत्म कर दिया, जिसके अंदर हमने 11th का भी पी ब्लॉक और 12th का भी पी ब्लॉक फिनिश कर दिया था। अभी गाइज उसके बाद ब्लॉक्स का आखिरी चैप्टर दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो कि काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसको अभी हम देखने जा रहे हैं। तो गाइज ध्यान देके बढ़िया से देखना। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका बताऊंगा। मैं यहाँ पीरियोडिक टेबल लगाऊंगा, आप बस बता देना कि आपको पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा भाई। इतना बस आपने बता देना है दिखाई दे रहा है क्या। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इससे बढ़िया बात और कोई हो ही नहीं सकती, और अगर मेरे को लकड़ी मिल जाए मेरी तो उससे बढ़िया बात तो और कोई हो ही नहीं सकती। बताओ, भगवान की कृपा से पीरियोडिक टेबल भी आपको दिखाई दे रहा है, लकड़ी भी अपने आप आ गई है, तो आप बड़ी बढ़िया से ध्यान देके देख लेना। अब सबसे पहले बात करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर के अंदर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। बाद में इनके पोजीशन की बात करेंगे। सबसे पहले सीधा सीधा बता दूं तो पीरियोडिक टेबल में ये आपका थर्ड ग्रुप है और ये आपका 12th ग्रुप है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी ने अपने को पोजीशन पूछा कि डी ब्लॉक की पोजीशन क्या होती है, तो सीधे शब्दों में कह देना सर थर्ड ग्रुप से 12th ग्रुप तक आपके डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। थर्ड ग्रुप से 12th ग्रुप तक आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। और उसके बाद अगर उसकी पीरियड की पोजीशन पूछा जाए तो कह देना फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड एंड सेवंथ पीरियड। ऐसे टोटल डी ब्लॉक में कितने पीरियड्स आते हैं? 4 पीरियड्स आते हैं। तो गाइज अगर पोजीशन की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे हम? ग्रुप वाइज देखा जाए तो थर्ड से 12th ग्रुप तक आपका पी ब्लॉक डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, थर्ड से लेकर तो 12th ग्रुप में। और पीरियड की बात करेंगे तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड आता है। पीरियड को और भी कुछ कहा जाता है, क्या कहा जाता है थोड़ी देर में बताता हूँ। उसके बाद ए ब्लॉक की बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ए ब्लॉक आपका यहाँ आता है। यहाँ यहाँ मतलब कौन से पीरियड के अंदर या कौन से ग्रुप में? तो आपका ग्रुप की बात करेंगे, थर्ड ग्रुप के अंदर आपका ए ब्लॉक आता है। थर्ड ग्रुप के अंदर आपका ए ब्लॉक आता है थर्ड ग्रुप के सिक्स्थ पीरियड में। थर्ड ग्रुप के सिक्स्थ पीरियड में आपका आ जाता है लेंथेनाइट सीरीज। फिर उसके बाद थर्ड ग्रुप के सेवेंथ पीरियड में आपका आ जाता है एक्टिनाइट सीरीज। तो पोजीशन आई होप आपके क्लियर हो चुकी है। जल्दी जल्दी बता देना। ए ब्लॉक की पोजीशन है थर्ड ग्रुप का सिक्स्थ पीरियड एंड थर्ड ग्रुप का सेवंथ पीरियड। थर्ड ग्रुप का सिक्स्थ पीरियड में आपका लेंथेनाइट आता है और थर्ड ग्रुप के सेवंथ पीरियड में आपका एक्टिनाइट्स आता है। टोटल एलिमेंट्स की बात करूं तो टोटल इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? पहले हम डी ब्लॉक की बात करते हैं। डी ब्लॉक के अंदर ध्यान से देखना, थर्ड आपका ग्रुप से लेकर तो 12 ग्रुप तक के आपके जो एलिमेंट्स हैं, थर्ड ग्रुप से तो 12 ग्रुप तक के आपके एलिमेंट्स हैं एंड 4 to 7 पीरियड के आपके ये एलिमेंट्स है। ये आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। इसके अंदर टोटल अगर हम गिनेंगे तो आप देख लो, टोटल आपको इसके अंदर दिखेंगे 40 एलिमेंट्स। इन 40 एलिमेंट्स को हम सीधा सीधा डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। तो टोटल 40 एलिमेंट्स आपको इसके अंदर दिखेंगे। ये 10 10 10 10, तो ये टोटल हर एक पीरियड में 10 एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। टोटल आपके 40 डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए 40 हैं। उसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपका लेंथेनाइट सीरीज में 14 एलिमेंट्स और एक्टिनाइट सीरीज में 14 एलिमेंट, टोटल 28 एलिमेंट्स आपके एफ ब्लॉक सीरीज के अंदर आ जाते हैं। तो भाई किसी ने पूछा बताइए डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं, एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप बोलेंगे डी ब्लॉक के अंदर टोटल 40 एलिमेंट्स हैं, हर पीरियड में 10 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद आपकी एफ ब्लॉक की बात करेंगे तो एफ ब्लॉक के अंदर 2 पीरियड आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर एक पीरियड में 14 और दूसरे पीरियड में 14, टोटल 28 है। ये तो हमने बात करी उनकी पोजीशन की और कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी बात करें। अब थोड़ा सा एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। ये जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट है, यहाँ पर सारे के सारे आपको मेटल्स ही मिलते हैं। तो डी ब्लॉक के अंदर सारे मेटल मिलेंगे, इधर भी आपको मेटल्स मिलते हैं, लेकिन साथ में यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं। ए ब्लॉक के अंदर आपको मेटल के साथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलेंगे और साथ ही में कुछ आपको मैनमेड एलिमेंट, यानी कि जो लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज किए गए ऐसे एलिमेंट्स या फिर नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स भी मिलेंगे। तो ये सारे एलिमेंट्स आपको एफ ब्लॉक के अंदर दिखाई देंगे। तो क्या बताया मैंने, बता देना जल्दी से। डी ब्लॉक के अंदर मैंने आपको बता दिया कि डी ब्लॉक के अंदर बेसिकली आपको मेटल्स मिलेंगे और उसके बाद एफ ब्लॉक के अंदर ज्यादातर आपको क्या मिलेंगे? मेटल के साथ साथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलेंगे। ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलेंगे ज्यादातर आपको कि जो इवन मैनमेड भी है या लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज किए गए बहुत सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो, दोनों एलिमेंट्स का अपना खुद का एक अलग इंपॉर्टेंस है। यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट ज्यादातर डेली लाइफ में अपन बहुत ज्यादा दिखते हैं।
जैसे कि प्लैटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। तो प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर इनकी ज्वेलरी बनती है, ज्यादातर हम उनको देखते हैं, हमने देखा होगा डेली लाइफ के अंदर। तो ये मोस्ट ऑफ द यहाँ के जो आपके एलिमेंट्स मिलेंगे ये हमारे डेली लाइफ में ऑकर होने वाले, या जिससे बहुत सारी यूनिवर्स की चीजें बनाई गई है, वो सारी एलिमेंट्स अपने को यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर अपने को क्या मिलता है, यहाँ पर गाइज अपने को अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ यूरेनियम है, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले एलिमेंट्स अपने को यहाँ मिल जाते हैं बहुत सारी। उसके बाद थोरियम है, जिससे अपन फ्यूल बना सकते हैं, उसका इस्तेमाल करके बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जो अपने को ज़्यादातर एनर्जी प्रोड्यूस करके देने वाले एलिमेंट्स मोस्टली आपको यहाँ मिल जाते हैं। इसके अलावा भी यहाँ के एलिमेंट का कुछ और इम्पोर्टेंस भी है, वो हम इस चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो भाई ये डी ब्लॉक और ए ब्लॉक का थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया। अब इसके अंदर हम बात करेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है और ए ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है। तो ये आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इन्हीं को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो सर क्या हम सारे डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं क्या? सारों को नहीं कहते हैं, कुछ को कहते हैं, और कुछ को क्यों कहते हैं और कुछ को क्यों नहीं कहते हैं अभी मैं थोड़ा सा आपको थोड़ी देर के बाद बता दूंगा, ध्यान देके देखना। तो क्या कह देना कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं और ए ब्लॉक एलिमेंट को हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर मन के अंदर सवाल पैदा हो रहा होगा कि सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है। इनकी पोजीशन डी ब्लॉक एलिमेंट जो है हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट, इनकी पोजीशन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की पोजीशन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होने की वजह से उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ये एक पहला कारण। दूसरा कारण जो है, जितनी भी प्रॉपर्टीज है सारी की सारी प्रॉपर्टीज जब हम लेफ्ट टू राइट जाते पीरियोडिक टेबल में, वो सारी प्रॉपर्टीज का ट्रांजिशन इनके थ्रू होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर छोटा सा मैं अगर आपको बताऊं तो इधर वाले जो है एस ब्लॉक वाले ऑक्साइड हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं। इधर वाले जो ऑक्साइड होते हैं पी ब्लॉक वाले, वो मोस्टली आपके एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। मतलब इधर वाले एसिडिक, सॉरी इधर वाले बेसिक ऑक्साइड एस ब्लॉक वाले, इधर वाले ऑक्साइड आपके एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। तो ये जो बेसिक ऑक्साइड से एसिडिक ऑक्साइड में ट्रेंड्स यानी कि हमारी प्रॉपर्टी जो वेरी हो रही है या जो प्रॉपर्टी का ट्रांजिशन हो रहा है वो डी ब्लॉक के थ्रू हो रहा है। और डी ब्लॉक के जो ऑक्साइड से हमारे मोस्टली एम्फोटेरिक होते हैं। तो इसलिए प्रॉपर्टीज का जितने भी प्रॉपर्टीज है, ये तो सिर्फ मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको ऑक्साइड का उदाहरण दिया, इसके अलावा और जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारी प्रॉपर्टीज का ट्रांजिशन हमारे एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में जाते जाते डी ब्लॉक के थ्रू होता है। तो सारी प्रॉपर्टीज का ट्रांजिशन डी ब्लॉक के थ्रू होता है। दैट्स व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। दूसरा एग्जांपल देख लो, एटॉमिक रेडाई। अब इनकी अगर एटॉमिक रेडाई की बात करेंगे, लेफ्ट वाले है इनकी एटॉमिक रेडाई बड़ी होती है, बड़ा साइज होता है। इधर वाले जो है राइट वाले पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक एलिमेंट, इनकी एटॉमिक रेडाई बहुत छोटी होती है, इनकी बहुत बड़ी होती है। और बड़े से छोटा धीरे धीरे जो साइज आपका कम होते जा रहा है, यानी कि साइज का जो डिक्रीज है, साइज का जो ट्रांजिशन है, बड़ा यहाँ पे रहेगा छोटा यहाँ पे रहेगा। तो साइज का जो ट्रांजिशन है बड़े से छोटा होना वो किसके थ्रू होता है? वो डी ब्लॉक के थ्रू होता है। मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट धीरे धीरे उनकी साइज धीरे धीरे कम कम होते जाएगी, बहुत थोड़ी थोड़ी कम कम होती जाती है। इनकी साइज में लेफ्ट टू राइट डिक्रीज आता है, लेकिन उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं आता, छोटा सा ही डिक्रीज आते जाता है। लेकिन फिर भी डिक्रीज यानी कि ट्रांजिशन ऑफ प्रॉपर्टी जो हो रही है हमारी साइज की, यहाँ साइज बहुत बड़ा, यहाँ साइज बहुत छोटा है, तो बड़े से छोटा जो साइज का ट्रांजिशन हो रहा है वो किसके थ्रू होता है? आपके डी ब्लॉक के थ्रू होता है। इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसको याद रखना। और इन्हीं डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ए ब्लॉक एलिमेंट है। यही आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इन्हीं के अंदर आपके ए ब्लॉक एलिमेंट है। इन्हीं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आपका ए ब्लॉक एलिमेंट आता है। इसलिए ए ब्लॉक एलिमेंट को हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको हम कहेंगे भाई इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनकी पोजीशन आपको मालूम है 6th पीरियड एंड 7th पीरियड में होती है, जो कि डी ब्लॉक के अंदर होती है। दैट्स व्हाई दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इस बात को भाई याद रख लेना अपने को, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए बहुत ही सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले आप ध्यान से देख लेना भाई इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसा लिखा जाएगा। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते समय खास आपने ध्यान रखना है, क्योंकि इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही हार्ट एंड सोल है, ऐसा आप समझ लो। क्योंकि अगर आप इस चैप्टर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता नहीं आया तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज को आप समझ ही नहीं पाओगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो कैसा होता है। देखो सिंपल सी बात है, ये आपका फर्स्ट पीरियड है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड,
हमने इस चैप्टर के अंदर जो लेना देना करना है पीरियड का, तो वो 4th पीरियड से लेकर तो 7th पीरियड तक है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो 4th पीरियड और 7th पीरियड के बीच में ही है। तो इसलिए 4th पीरियड, 5th, 6th एंड 7th इन्हीं की अभी इस चैप्टर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं गाइस। तो ध्यान देके बढ़िया से देखना ना, पीरियड वाइज जो अभी हम बात करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा 4th पीरियड है, इसके मैं किसी भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो किस तरीके का रहेगा, ध्यान देके देख लेना। मैं यहाँ लिख देता हूँ 4th पीरियड है मेरा, एंड 4th पीरियड का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा। ये 4th पीरियड का मैक्सिमम एटॉमिक नंबर है 30, जो कि जिंक का, इसलिए नोबल गैस इसके अंदर आ जाती है आपकी आर्गन। फिर उसके बाद आपका कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय कहाँ से कहाँ तक रहेगा ये बताते हैं, आर्गन। फिर उसके बाद 3D 10 की 1 to 10, और उसके बाद S मैक्सिमम 30 है, इसलिए उस हिसाब से मैं कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। बात करूंगा मैं 5th पीरियड की। 5th पीरियड का मैक्सिमम एटॉमिक नंबर आपका 48 है। तो 5th पीरियड का मैक्सिमम एटॉमिक नंबर 48 है। भाई कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर, नहीं है? क्लियर है? मैं बाद में लिखूंगा उसको, मैं सिर्फ अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा वो जो चीज़ें है एलिमेंट के बारे में, थोड़ा डिटेल में डिस्कस बाद में करेंगे। ये देखना, इसका अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है हमारा इट्रियम है 39, और लास्ट वाला हमारा 48 जो कि आपका कैडमियम है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय विशेष ध्यान रखना है, और वो ये कि 48 मैक्सिमम इसका एटॉमिक नंबर है, तो नोबल गैस उसके आसपास आपकी आती है क्रिप्टॉन, और इसके अंदर 4D10, 4D 1 to 10, और आपका आ जाएगा 5s2। ठीक है, इसके बाद फिर बात करेंगे भाई 6th पीरियड की। फिर जैसे हम 6th पीरियड के अंदर आ जाएंगे तो आपको अच्छे से मालूम है 6th पीरियड के अंदर ही आपकी ये लेंथेनाइट सीरीज आती है, क्योंकि 6th पीरियड में ही आपकी लेंथेनाइट सीरीज आती है इसीलिए। और लेंथेनाइट सीरीज में इसमें f ऑर्बिटल आता है, जो कि हमारा 4f ऑर्बिटल है। इसलिए अभी यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन जब मैं लिखूंगा तो मिनिमम एटॉमिक नंबर इसका 57 है, और मैक्सिमम एटॉमिक नंबर आपका 80 है। तो मैक्सिमम एटॉमिक नंबर 80 के आसपास वाली नोबल गैस मुझे लेना पड़ेगा जेनॉन, जो कि 54, उसके बाद 4f 14, उसके बाद 5d 10, 6s 2, इस तरीके से। ठीक है, तो मैक्सिमम 80 आ गया कि नहीं, देखो ये आपका आ गया 80। फिर उसके बाद 7th पीरियड की गाइज मैं बात करूंगा, ध्यान देके बढ़िया से देखना। 7th पीरियड के अंदर मिनिमम एटॉमिक नंबर 89 है, और मैक्सिमम एटॉमिक नंबर 112 है। हालांकि ये 7th पीरियड को थोड़ा सा इनकम्प्लीट कंसीडर किया जाता है, बिकॉज इसमें यहाँ का जो एलिमेंट अभी तो यार लिखा हुआ है, लेकिन जो पुरानी आपकी एनसीईआरटी उसके अंदर दिया है वहाँ UUB अनंत बीएम, जो कि अनआइडेंटिफाइड एलिमेंट पहले था, इसलिए इस पीरियड को इनकम्प्लीट माना जाता था। हालांकि अब CN यानी कि कॉपरनेशियम एलिमेंट आ चुका है, अभी ये कंप्लीट हो चुका है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो मैक्सिमम इसके अंदर एटॉमिक नंबर 112 है। इसके पास की नोबल गैस मेरी रहेगी रेडॉन, और क्योंकि रेडॉन मेरे उसके पास की नोबल गैस है, उसके बाद 5f14। सर f ऑर्बिटल क्यों आ गया सर? अरे सर, ये हमारा जो 7th पीरियड है, 7th पीरियड के अंदर आपकी ये एक्टिनाइट सीरीज आती है, यानी कि f ब्लॉक आता है, और एक्टिनाइट सीरीज में आपका 5f ये ऑर्बिटल होता है, इसलिए 5f14, 6d10, 7s2। जरा एक बार चेक कर लेते हैं, 86, 40, 100, 112 हो चुका है। तो गाइज ये सिर्फ मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस रेंज में रहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, इस तरीके से मैंने लिखा, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के भी इसके अंदर आ चुके हैं। अब जरा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान देके बढ़िया से सुन लेना। ये डी ब्लॉक एलिमेंट में मेरा 4th पीरियड है, ये दिखा आपको 4th पीरियड। 4th पीरियड के एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक है। क्योंकि 4th पीरियड के एटॉमिक नंबर मेरे 21 से 30 तक है, इसमें 4th पीरियड में जो डी ऑर्बिटल आता है वो आता है आपका 3D। और 4th पीरियड में ध्यान से सुनना मेरी बात गौर से, पीरियड कौन सा है भाई? ये सारे क्या है, दिस इज माय पीरियड्स, ये पीरियड्स है। तो पीरियड्स के अंदर अगर देखेंगे तो पीरियड 4th है आपका, लेकिन उसके अंदर डी ऑर्बिटल 3D आ रहा है, इसलिए 4th पीरियड को ही हम 3D सीरीज भी कह सकते हैं। 5th पीरियड की बात करेंगे तो 5th पीरियड के अंदर 4D आपका डी ऑर्बिटल आता है। ये मेरा 5th पीरियड 39 to 48 है। ये 5th पीरियड 39 to 48 है, इसके अंदर आपका कौन सा डी ऑर्बिटल आता है? 4D ऑर्बिटल आता है 5th पीरियड में, इसलिए मैं 5th पीरियड को क्या कह सकता हूँ भाई? तो डी ऑर्बिटल इसमें 4D आता है, इसलिए 5th पीरियड को हम 4D सीरीज भी कह सकते हैं। उसके बाद 6th पीरियड कमाल का है,
क्या बताऊं मैं आपको, इतना कमाल का है कि इससे कमाल की चीज तो मैंने जिंदगी में देखी नहीं। ये 6th पीरियड के अंदर आप देख लेना, आपको 5d ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है और आपको 4f भी दिखाई दे रहा है। अब इसके बारे में क्या कहेंगे, ध्यान से सुन लेना भाई। 6th पीरियड में 5d ऑर्बिटल आता है, इसलिए कहेंगे कि 6th पीरियड को हम 5d सीरीज कहते हैं। जो d ऑर्बिटल आता है वो वाली सीरीज चिपका देना उसके नाम के आगे। तो 6th पीरियड में 5d ऑर्बिटल आता है, इसलिए 6th पीरियड को मैं क्या कह सकता हूं, 5d सीरीज भी कह सकता हूं। 7th पीरियड की मैं बात करूंगा तो 7th पीरियड के अंदर 6d ऑर्बिटल आता है। कौन सा d ऑर्बिटल आता है भाई, 6d ऑर्बिटल आता है। भाई ये d के अंदर 1 to 10 रह सकते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा 1 to 10 कर देता हूं इसको। ये आपका 7th जो है, 7th पीरियड, तो 7th पीरियड के अंदर अगर देखेंगे तो 6d आपका आ रहा है, क्योंकि 7th पीरियड के अंदर 6d ऑर्बिटल आता है, इसलिए 7th पीरियड को मैं 6d सीरीज भी कह सकता हूं। तो ध्यान देके बढ़िया से बताना कौन सी पीरियड को क्या कहेंगे भाई। ये हमारी 4th पीरियड को मैं कहूंगा 3d, क्योंकि उसमें 3d ऑर्बिटल आता है। 5th पीरियड को मैं कहूंगा 4d सीरीज। उसके बाद 5th पीरियड को मैं कहूंगा, क्या कहूंगा 5th पीरियड को, 5th ये 4th पीरियड को क्या कहूंगा एक बार बता देना, 3d सीरीज। 5th पीरियड को कहूंगा 4d सीरीज। 6th पीरियड को कहूंगा 5d सीरीज। 7th पीरियड को कहूंगा 6d सीरीज। ये तो हो गई भाई डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात। अब बात करेंगे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की। एफ ब्लॉक के अंदर दो सीरीज है, दिखाई दे रही होगी आपको बहुत बढ़िया से, जिसके अंदर ये जो पहली सीरीज है लेंथनाइट सीरीज, इसके अंदर 4f ऑर्बिटल आता है। कौन सा ऑर्बिटल आता है, 4f ऑर्बिटल आता है। तो ये जो आपकी लेंथनाइट की पहली सीरीज है इसके अंदर 4f ऑर्बिटल आता है, इसलिए ये डी ब्लॉक एफ ब्लॉक की जो हमारी पहली सीरीज है लेंथनाइट, इसके अंदर एफ ब्लॉक में एफ ऑर्बिटल 4f आता है, इसलिए इस लेंथनाइट सीरीज को मैं 4f सीरीज भी कह सकता हूं। तो इस लेंथनाइट सीरीज को आप 4f सीरीज भी कह सकते हो, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4f ऑर्बिटल आता है। और ये जो आपकी एक्टिनाइट सीरीज है, एक्टिनाइट सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 5f ऑर्बिटल आता है, इसलिए एक्टिनाइट सीरीज को आप 5f सीरीज भी कह सकते हो। तो भाई ये जो दो सीरीज हैं, ये दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन ये एफ ब्लॉक के लिए भी अप्लाई किए जा सकते हैं। तो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज फॉर एफ ब्लॉक, और ये सारे के सारे चारों कॉन्फ़िगरेशन आपके कौन से एलिमेंट्स के लिए हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए। इनके अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है ध्यान देके बढ़िया से देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले एफ ब्लॉक के एलिमेंट को एफ ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, ध्यान देके बढ़िया से देख लो, बताने जा रहा हूं। अब पहले दो सवालों के जवाब दूंगा। पहला, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट। सिंपल सवाल, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हमने पहले ही बोला था एस ब्लॉक को याद करते, जब हमने इसके पहले एस ब्लॉक लिया था तो उसके अंदर हमने कहा था कि किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल के एस ऑर्बिटल में जा रहा तो वह एलिमेंट एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ऐसा कह देना। किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल के एस ऑर्बिटल में जा रहा है तो इसका मतलब वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है भाई, ऐसा कह देना अपन ने। वैसे पी ब्लॉक के लिए हमने कहा था किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल के पी ऑर्बिटल में जा रहा तो वह एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट है, कह देना है। तो क्या सर ये डी ब्लॉक के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है, बिल्कुल अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है इसके अंदर। कहना डी ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब वो एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब वो एलिमेंट होते हैं कि जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल के डी ऑर्बिटल में एंटर होता है, ऐसा मत कह देना भाई। ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में एंटर होता है, लेकिन लास्ट शेल के नहीं बल्कि सेकंड लास्ट शेल के, यानी कि लास्ट सेकंड यानी कि पेनल्टीमेट शेल के। अगर मान लो लास्ट शेल आपका एस है, सॉरी लास्ट शेल अगर आपका एन है तो n-1 आपका लास्ट सेकंड शेल हो जाएगा। तो n अगर आपका लास्ट शेल है तो n-1 लास्ट सेकंड शेल हो जाएगा। तो n-1 शेल के डी ऑर्बिटल में, यानी कि लास्ट सेकंड शेल के डी ऑर्बिटल में अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है तो वह एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट है, सीधे शब्दों में कह देना। तो ये भाई हमारा डी ब्लॉक के लिए हो गया। फिर यहाँ एफ ब्लॉक के लिए भी बता देता हूँ, लेकिन उसके पहले एक बारी बता दो एस और पी के लिए क्या बोला। हमने बोला कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट शेल को मैं एन से रिप्रेजेंट करो, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल के एस ऑर्बिटल में जा रहा है तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल के एन मतलब लास्ट शेल है, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट शेल के पी ऑर्बिटल में जा रहा है तो वो पी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक के लिए क्या कहेंगे, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट सेकंड शेल के, लास्ट शेल हमारा एन है
n-1 कर दूंगा तो लास्ट सेकंड शेल हो जाएगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट सेकंड शेल के डी ऑर्बिटल में जाता है तो वह एलिमेंट आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है। और वैसे एफ के लिए क्या कहेंगे, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट थर्ड शेल के, लास्ट सेकंड शेल के, लास्ट थर्ड के, लास्ट हमारा n है, लास्ट सेकंड हमारा n-1 है और लास्ट थर्ड हमारा n-2 है। अगर मान लो लास्ट शेल मेरा 5th है तो लास्ट सेकंड यानी कि n-1 मेरा 4 हो जाएगा, n-2 मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मान लो लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल के s ऑर्बिटल में जाता है तो s ब्लॉक एलिमेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल के p ऑर्बिटल में जाता है तो p ब्लॉक एलिमेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट सेकंड शेल के यानी कि n-1 शेल के d ऑर्बिटल में जाता है तो वो d ब्लॉक एलिमेंट है। और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर n-2 शेल के यानी कि लास्ट थर्ड शेल के, n-2 शेल के यानी कि लास्ट थर्ड शेल के f ऑर्बिटल में जाता है तो वो आपका a ब्लॉक एलिमेंट है। इस तरीके से ब्लॉक के एलिमेंट्स को डिफाइन किया जाता है। तो हमने इस तरीके से डिफाइन कर दिया, इसको याद रख लेना। अब भाई उसके बाद बात करेंगे, ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो सारे है सर, टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट अगर हम गिनेंगे तो ये सारे के सारे 40 हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है। इन 40 के 40 डी ब्लॉक एलिमेंट में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट है, सारे के सारे ट्रांजिशन नहीं है। तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट किस बेसिस पे डिसाइड होते हैं, तो इन 40 में से कौन से एलिमेंट आपके ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, ये किस बेसिस पे डिसाइड होगा, तो ये डिसाइड होता है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। अगर मैं किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, लेकिन किसमें, ये भी बहुत जरूरी है, पहले सीधे सीधे बता दूं कि ये जो है ये आपके ये वाले एलिमेंट्स, ये चारों के चारों एलिमेंट आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है। नहीं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है सर, इनको डी ब्लॉक में रखा गया, दैट्स व्हाई दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट। उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट सेकंड शेल के डी ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, लेकिन दे आर नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट। क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए कंडीशन है, वो कंडीशन ऐसी है कि जो हमारा डी ऑर्बिटल है, चाहे वो 3D 4D 5D 6D हो, वो डी ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड होना चाहिए, मतलब कभी भी वो कंप्लीटली फील्ड नहीं होना चाहिए। पार्शियली फील्ड दो सिचुएशंस में होना चाहिए। पहली सिचुएशन है कि जब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो एलिमेंटल स्टेट में, मतलब नॉर्मल स्टेट में ही, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय उसका डी ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड होना चाहिए, कंप्लीटली फील्ड यानी कि D10 कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा एलिमेंट, दो कंडीशन है, पहली कंडीशन बता रहा हूं, ऐसा एलिमेंट कि जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय हमें ये ध्यान में आया, ऐसा एलिमेंट कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय हमें ये ध्यान में आया कि उसका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड नहीं है, पार्शियली फील्ड है, ऐसे एलिमेंट को हम डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ साथ ट्रांजिशन एलिमेंट भी कह सकते हैं। लेकिन उसकी दूसरी कंडीशन ऐसी है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा और उसके डी में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं आए, मतलब डी आपका पार्शियली फील्ड है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी पार्शियली फील्ड है, 10 से कम इलेक्ट्रॉन है डी के अंदर, मतलब 1 से लेकर तो 9 तक इलेक्ट्रॉन है डी के अंदर, तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट होने के साथ साथ ट्रांजिशन एलिमेंट तो है ही, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर सर डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या वो डी ब्लॉक एलिमेंट होने के साथ साथ ट्रांजिशन एलिमेंट रहेगा क्या? वो डिसाइड होगा ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। अगर एक हाथ एग्जांपल ले लो, कॉपर का ले लो। कॉपर का मैं अगर एग्जांपल लूँ तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन आता है एटॉमिक नंबर 29, कॉन्फ़िगरेशन है आपकी आर्गन 3D10 4s1, अच्छे से मालूम होगा आपको। पहले 3D9 4s2 होता है, फिर 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, 3D10 4s1 होता है। अभी अगर मैं कॉपर को देखूं तो सर कॉपर जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद 3D10 दिख रहा है। आप बोलेंगे अरे सर कॉपर 3D10 है, आप ही ने तो हमको अभी बता दिया था, हम तो ऐसे चुटकियों में जवाब दे देंगे सर आपको कि 3D10 है मतलब इसका डी कंप्लीटली फील्ड है, इसका मतलब ये डी ब्लॉक तो एलिमेंट है लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ऐसा आप बोलेंगे। लेकिन भाई इतनी जल्दबाजी मत करो, क्योंकि कोई एलिमेंट जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है कि नहीं ये तब डिसाइड होता है जब आप उसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो और बाद में जब आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हो उसके बाद। तो अभी सिर्फ हमने क्या करा हुआ है, अभी सिर्फ हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हमें दिखाई दिया कि अरे सर 3D10 है, 3D10 है मतलब डी में इलेक्ट्रॉन गया, 3D सीरीज का है यानी कि हमारे 4th पीरियड का है, 4th पीरियड का ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, कंफर्म हो गया। अब ट्रांजिशन एलिमेंट है कि नहीं कैसे डिसाइड होगा, इस ग्रुप की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखना। और ज्यादातर अगर हम देखेंगे तो इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की +2 है। आगे हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, किस बेसिस पे डिसाइड होती है वो देखेंगे। कॉपर की जो हमारी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। वो ऑक्सीडेशन स्टेट पजेस करने के बाद
अगर देखेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आपका हो जाता है आर्गन 3d9, और यहाँ का एक गया और यहाँ का एक गया, +2 में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, जिसमें s का एक गया, d का एक गया। तो आपका कॉपर आर्गन 3d9 है, यानी कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट पजेस होने के बाद d अभी कंप्लीटली फील्ड नहीं है, d में 9 इलेक्ट्रॉन आ गए। और यही बात हमारे लिए एकदम काम की चीज है, वो ये, इससे ये साबित हो जाता है कि जो d ऑर्बिटल है कॉपर का, वो उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में कंप्लीटली फील्ड न होने की वजह से ये जो कॉपर है डी ब्लॉक एलिमेंट होने के साथ साथ आपका ट्रांजिशन एलिमेंट भी है। तो अगर किसी ने पूछा ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए क्या क्या चीजें सेटिस्फाई करनी पड़ती है, तो पहले तो बता देना भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए पहला चीज जरूरी है कि वह एलिमेंट डी ब्लॉक का एलिमेंट हो। दूसरी चीज यह है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन को अक्सर हम डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 शेल के डी ऑर्बिटल में एंटर होना चाहिए, यानी कि पेनल्टीमेट शेल के डी ऑर्बिटल में एंटर होना चाहिए। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है ट्रांजिशन एलिमेंट होने की, वो ये कि वही डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट हो सकते हैं, वही डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट हो सकते हैं जिनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड नहीं है, या तो एलिमेंटल स्टेट में ही या फिर उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो कॉपर का एग्जांपल हमने लिया था, तो कॉपर का जो डी ऑर्बिटल है वो उसकी एलिमेंटल स्टेट में कंप्लीटली फील्ड था, यानी कि D10 था। लेकिन जब हमने कॉपर की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 उसको लगा दी, वो लगाने के बाद हमें ये दिखाई दिया कि 3d9 आता है, मतलब डी कंप्लीटली फील्ड नहीं है। तो उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड न होने की वजह से कॉपर आपका डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ साथ ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। तो ट्रांजिशन एलिमेंट होने की कंडीशन ये है कि किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट का, ट्रांजिशन एलिमेंट होने की कंडीशन ये है कि किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट का किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद उसका डी ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड होना चाहिए, यानी कि उसके डी ऑर्बिटल के अंदर 1 to 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। या तो एलिमेंटल स्टेट में 1 to 9 होने चाहिए, या फिर उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है उसके अंदर 1 to 9 आना चाहिए। जैसे कि इसका एलिमेंटल स्टेट में 10 था, लेकिन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में 9 आ गया, यानी कि कंप्लीटली फील्ड इसका डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये कॉपर डी ब्लॉक एलिमेंट होने के साथ साथ आपका ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहलाएगा। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से, किस मैनर में आपके फील होते जाएंगे। काफी आसान है, विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई हम इस चैप्टर के अंदर कुछ नहीं कर सकते, इस बात को याद रखना। मैं सिर्फ अभी इस 4th पीरियड का कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाऊंगा। 4th पीरियड का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूंगा, पहला एलिमेंट स्कैंडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, और आपका लास्ट एलिमेंट है जिंक जिसका एटॉमिक नंबर 30 है। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय देखो, सबसे पहला स्कैंडियम का लिखूंगा, फिर बीच का एक आधे का लिख लूंगा, फिर आखिरी जिंक का लिख दूंगा। ध्यान देके बढ़िया से देखना, स्कैंडियम का मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, एटॉमिक नंबर 21 है, फिर 18 ऑर्गन हो गई, फिर 3D में आपका कितना आ जाएगा, 3D में पहले भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन की 4s में भरा जाएगा अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल। अगर आपको याद होगा 11th में अबव नाम का साइंटिस्ट आया था, उसने अपने प्रिंसिपल बताया था, उसने बोला था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को सबशेल के अंदर अरेंज करना है। उस बेसिस पे 3D और 4s में पहले इलेक्ट्रॉन जाता है आपका 4s में, तो 4s में आपके 2 चले जाएंगे। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं 18 और 2 ये 20 हो गए, बचा कितना 1, तो वो आप एक इसके अंदर चला जाएगा। सेम टू सेम आपका टिटेनियम के लिए लिखेंगे 18 20 और यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये वेनेडियम के लिखेंगे तो यहाँ डी के लिए 3, क्रोमियम के लिए लिखेंगे तो यहाँ डी के अंदर 4 आ जाएंगे। लेकिन क्रोमियम के लिए कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो डी में जब 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, आपको अच्छे से पता है डी हाफ फील्ड रहेगा या फिर कंप्लीटली फील्ड रहेगा। डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इन 5 ऑर्बिटल के अंदर अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाए तो डी हाफ फील्ड होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होकर वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है, या फिर ये कंप्लीटली फील्ड होता है तो भी ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। और जिन सिनेरियो में डी में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए या फिर डी में 9 इलेक्ट्रॉन आ गए, उन सिनेरियो में जिसमें डी में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं या फिर डी में 9 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, उन सिनेरियोज में एस का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जम कर जाता है इसको स्टेबलाइज करने के लिए। तो उस केस में हमारा क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहाँ 4 आ गए थे तो यहाँ 4 का हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा और ये 4s1 हो जाएगा। ये क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हमारा ऑर्गन 3d5 4s1। फिर उसके बाद भाई हम मैंगनीज का लिखेंगे, तो मैंगनीज के लिए 18 और ये 2 आपके 20 हो गए और ये 5 25 हो गए।
फिर उसके बाद अपन कोबाल्ट का लिखेंगे तो 18, ये दो 20, ये दो 20 हो गए, और कोबाल्ट का 27 एटॉमिक नंबर है तो यहाँ आपके 7 आ जाएंगे, ठीक है। फिर मैं किसी और का लिख लूँ, कॉपर का लिख दूँ तो 29 एटॉमिक नंबर है। ऑर्गन आपका 4s2 3d 9 हो जाता है, और 9 आने के बाद यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाता है, 3d 10 आपका क्या हो जाता है, 4s1 हो जाता है। तो इस तरीके से आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद जिंक के लिए लिखूंगा तो आपका 4s2 3d 10 हो जाएगा। तो बात जो याद रखने वाली है वो ये कि जैसे जैसे हम स्कैंडियम टू जिंक जा रहे हैं, सक्सेसिवली एक एक इलेक्ट्रॉन आपके डी ऑर्बिटल के अंदर बढ़ते जा रहा है। बस उस डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की तरफ ही ध्यान देना, क्योंकि उसी डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर मोस्ट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी इस ग्रुप के एलिमेंट की डिपेंड करने जा रही है। मैं सीधे तौर पर अगर आपसे पूछूं तो चुटकियों में ऐसा आपका जवाब आना चाहिए कि सर डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, फटाफट बता देना। स्कैंडियम में डी में कितना रहेगा, 1 रहेगा भाई। टिटेनियम के अंदर अरे बोलो 2 रहेगा, वेनेडियम के अंदर 3, क्रोमियम के अंदर 5, मैग्नीशियम में 5, यहाँ 6, 7, 8, यहाँ 10 और यहाँ 10, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है ये अपने को ऐसे चुटकियों में बताते आना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के ऊपर हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करने वाली, बहुत सारी क्या पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज डिपेंड करने वाली है। दूसरी जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका अगर लिखेंगे, इट्रियम से लेकर तो आपके कैडमियम तक, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न है ऑर्गन 4d 1 to 10 एंड 5s2। इसके अंदर भी सेम जैसा हमने 4th पीरियड के लिए लिखा वैसा सेम टू सेम आप इसके लिए लिख लेना, कोई दिक्कत आए तो मुझे पूछ लेना। फिर उसके बाद 6th पीरियड की बात करते, ये कमाल का है यार, मैं क्या बताऊं, मतलब ये इतनी कमाल की चीज तो मैं अपने जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखा, लाइव भी नहीं देखा, टीवी पे भी नहीं देखा। इतनी कमाल की चीज है हमारा 6th पीरियड और आपका 7th पीरियड। आप क्या सोच रहे हो, किस कमाल की चीज के बारे में आप सोच रहे हो, इधर ध्यान दो। तो 6th पीरियड और आपका जो 7th पीरियड भाई, इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वो इसलिए जरूरत है क्योंकि बीच में ही आपका सैंडविच की तरह यहाँ पर ये कौन सा ब्लॉक आ जाता है आपका यार, ये एस ब्लॉक और ये डी ब्लॉक। खैर हमारा ये जो डी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में, यानी कि डी ब्लॉक इज सैंडविच बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। सेम उसी तरीके से एस ब्लॉक और ये हमारा कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक, इन्हीं के अंदर यानी कि इन दोनों के बीच में ये आपका ब्लॉक आ जाता है। और क्योंकि ये ब्लॉक बीच में आ जाता है इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय ये हमेशा गड़बड़ कर देता है। तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं किसका, ध्यान से देखना अभी भाई, बहुत बढ़िया से आपको ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, पीरियोडिक टेबल इसके अंदर क्लियरली दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा क्लियरली? अगर आप दूर से देखोगे तो कैसे दिखेगा, पास आके देखो उसको, आपको दिखाई दे रहा कि नहीं क्लियरली? अगर आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली तो बहुत ही बढ़िया बात है। देख लो भाई, देख लो, दिख रहा क्या आपको, दिख रहा क्या? जूम वूम कुछ मत करो, दिख रहा क्या? बहुत बढ़िया, दिखता ना उसमें क्लियर, 1 नंबर, चलो बढ़िया, कंफर्म हो गया, आप टेंशन मत लो। तो भाई इसके अंदर कमाल की चीज देखो क्या है, नहीं दिख रहा होगा तो आपके सामने पीरियोडिक यार 2 रुपए का पीरियोडिक टेबल मिलता है, खोल लो देख लो यार, कौन सी बड़ी बात है। देखो इधर 2 रुपए का नहीं मिलता है, मिलता है, ध्यान देके देखना बढ़िया से। ये जो है आपका 6th पीरियड एंड 7th पीरियड, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय हमारी हो जाती है गलती, और इतनी सी गलती की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है हमारा। तो ध्यान देके बढ़िया से देखना, जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, इसका कौन से एलिमेंट का भाई, आपके 6th पीरियड का, यानी कि 5d सीरीज का, यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो। ये शुरू होता है 57 से, पहला एलिमेंट, और आखिरी एलिमेंट 80 है, यानी कि 80 पे खत्म हो जाता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय विशेष ध्यान रखना है, इसके कॉन्फ़िगरेशन को हम अलग से आगे पढ़ने ही वाले, मैं सिर्फ इतना बता दूं कि पहले इलेक्ट्रॉन कहां एंटर होगा। अब ये 6th पीरियड एंड 7th पीरियड है। 6th पीरियड के मैं डी ब्लॉक के एलिमेंट का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मेरा पहले आ जाएगा, मान लो कि 57 वाले के लिए लिख रहा हूं, 57 कौन है मेरा, लैंथनम है। लैंथनम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, एटॉमिक नंबर 57, तो ये ज़ेनॉन में तो आपके चले गए 54, अभी बचे 3। वो पहले किस में जाएगा, तो वो पहले जाता है आपका किस में, 6s, फिर आपका जाएगा 5d एंड देन आपका जाएगा 4f में। अगर ये ऐसा ही है कि नहीं कंफर्म करने के लिए वो अबॉव का जो प्रिंसिपल है, वो अबॉव का प्रिंसिपल से वो निकाल लो आप सीरीज, और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी देख लो, इनमें किसकी एनर्जी ज्यादा किसकी एनर्जी कम वो देख लो। लेकिन लॉजिक कैसे लगाना, बहुत ही आसान है भाई। सर डी ब्लॉक एलिमेंट है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो डी ऑर्बिटल में जाना चाहिए, उस हिसाब से लॉजिक लगा लो। 57 है, ये 54 आपका इधर चला गया, 54 के बाद 6s की एनर्जी कम है तो उसमें 2 चले गए, अभी एक बचा 56 हो गया, एक आपका इसी के अंदर जाना है 5d में। 5d में क्यों जाएगा, क्योंकि ये जो लेंथनम है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और डी ब्लॉक का एलिमेंट होने की वजह से लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाना चाहिए, इसलिए इसके अंदर चला जाएगा। वही थोड़ा आगे आ जाते हैं भाई,
इधर रेनियम के लिए लिख लेते हैं। रेनियम का एटॉमिक नंबर 75 है, 75 है। अगेन जेनॉन आपका कितना चला गया बताइए? जेनॉन आपका 54 हो गया। 54 के बाद अब सर गौर करने वाली बात है सर, एकदम ही कमाल की बात है। वो क्यों? क्योंकि ये जो आपका रेनियम है ये 57 के बाद के 14 एलिमेंट जो आपके हैं लैंथेनाइट सीरीज में जाते हैं, उन एलिमेंट्स के बाद आने वाला हमारा रेनियम ये एलिमेंट है। तो रेनियम का एटॉमिक नंबर आपका 75 है। और विशेष जो गौर करने वाली बात है वो ये कि लैंथेनाइट सीरीज के जो हमारे एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट के बाद में आपका रेनियम का एटॉमिक नंबर आता है। लैंथेनाइट्स में एटॉमिक नंबर 58 to 71 है। लैंथेनाइट्स के अंदर एटॉमिक नंबर 58 to 71 है और रेनियम का एटॉमिक नंबर 75 है। अब ये लैंथेनाइट सीरीज के बाद का एटॉमिक नंबर है। इसलिए जो भी एलिमेंट लैंथेनाइट सीरीज के बाद के रहेंगे या फिर एक्टिनाइट सीरीज के बाद के एटॉमिक नंबर वाले रहेंगे, उन एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय दिमाग में हमेशा डाल दो कि हमेशा इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में जाएंगे ही जाएंगे, उसके बगैर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट ही नहीं होगा। देखो कैसे, रेनियम इज 75, कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं 6th पीरियड के अंदर आ रहा है, मतलब मेरे 5D सीरीज में आ रहा है। 6th पीरियड में मतलब मेरे 5D सीरीज में आ रहा है, मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय ध्यान से याद रखना, जेनॉन आपका आ गया। जेनॉन आने के बाद फिर आपका इसमें चला जाता है 2, ये 54 और ये 2 56 हो गए। फिर अगर आप सोचेंगे सर 5D में दे देते, अबे डी में 10 भी दे देंगे तो 56 and 10 कितना हो जाता है? 66, 25 हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कुछ एलिमेंट अभी भी हमारे बाकी हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन अभी भी हमारे बाकी है, वो कहाँ डालेंगे सर? तो उस समय याद रखना, क्योंकि ये लैंथेनाइट के बाद वाला एलिमेंट है। लैंथेनाइट 71 पे खत्म हो जाता है, 75 पे है, तो लैंथेनाइट के बाद वाला, इसलिए 4f में इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे फिर डी में आएंगे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 54 जेनॉन, 6s2 में 2 चले गए 56, फिर आपका इसमें 14 चला जाएगा 70, बचा कितना आपका? 5 बचा, तो 5 आपका 5D के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से भाई आपका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। सेम टू सेम आपका इधर अप्लाई होता है। हैसियम का लिख लेते हैं। हैसियम का एटॉमिक नंबर 108 है और क्योंकि हैसियम को देखा जाए तो ये आपके 7th पीरियड में आता है, यानी कि 6D सीरीज में आता है। ये आपका 7th पीरियड में आता है, यानी कि 6D सीरीज में आता है। 7th पीरियड यानी कि 6D सीरीज में आ रहा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। हैसियम का एटॉमिक नंबर बता दिया हूँ 108। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? रेडॉन 86, फिर उसके बाद यहाँ 2 जाएंगे 7s, 86 के बाद 2 88 हो गए, 88 हो गए, फिर उसके बाद 5f 14। 5f में क्यों डाल रहे हो सर? इसका एटॉमिक नंबर 108 है और ये आपके एक्टिनाइट्स के बाद में आने वाला एलिमेंट है, तो इसलिए पहले एक्टिनाइट्स के अंदर जाने वाले 14 एलिमेंट्स है उनको भरो। तो इसलिए 108 होने की वजह से पहले इसमें 2 88 हो जाए, 86 हो जाएगा, ये 2 88 हो गए, फिर उसके बाद आपके कितने बच्चे? अभी भी बहुत बाकी है। अब 14 इसके अंदर चले जाएंगे, 88 + 14 आपके कितने हो गए? 102 हो गए। फिर उसके बाद बच्चे, इसका 108 है, 6 बचे, तो 6 आपके किसके अंदर चले जाएंगे? 6D में चले जाएंगे। उसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शंस है कॉन्फ़िगरेशन में, उनको खैर जब अपन एफ ब्लॉक को देखेंगे तब वैसे ही डिटेल में देख लेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रख लो कि आपको किस तरीके से इसको करना है। आई होप कि आप लोग को कॉन्फ़िगरेशन याद हो गया होगा। किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन बोल देना, फटाफट बोल देना, बिना देखे बोल देंगे तो ज्यादा मजा आएगा। 3D सीरीज के लिए क्या बोलेंगे? 3D सीरीज मतलब 4th पीरियड। 3D सीरीज मतलब 4th पीरियड का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3D 4s। फिर उसके बाद 5th पीरियड यानी कि 4D सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रिप्टॉन 4D 5s। फिर उसके बाद हमारे 6th पीरियड यानी कि 5D सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन होता है, कैसे होता है बताना? नोबल गैस आती है जेनॉन, जेनॉन आ गया, इसमें आपका f ऑर्बिटल भी आता है 14, जेनॉन 4f 5D 6s। उसके बाद 7th पीरियड का जो कॉन्फ़िगरेशन हमारा होता है वो होता है, नोबल गैस आती है रेड, नोबल गैस आती है रेडॉन 5f 6D 7s। तो इसको गाइस याद कर लेना, अगर ये याद रही है तो इस चैप्टर के अंदर आपका कोई भविष्य नहीं है, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो खैर ये तो मैं आपको बता चुका। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आगे बढ़ाते हुए थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर बता दूंगा। पहले तो डी ब्लॉक एलिमेंट बता दिया कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट मतलब वह एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन
n-1 शेल के डी ऑर्बिटल में, यानी कि पेनल्टीमेट शेल के डी ऑर्बिटल में अगर जाता है तो उस एलिमेंट को हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। फिर उसका ट्रांजिशन एलिमेंट बता दिया। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है ये भी बता दिया हो आपको कि ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब ऐसे एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब भाई ऐसे एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय उनकी एलिमेंटल स्टेट में, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय उनकी एलिमेंटल स्टेट में, उनकी एलिमेंटल स्टेट में या फिर उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब वह एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय उनकी एलिमेंटल स्टेट में या फिर उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर उनका डी ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड है, यानी कि डी में 1 to 9 इलेक्ट्रॉन है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसे एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और भाई डी ब्लॉक एलिमेंट तो हमारे सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन इन सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट के अलावा ये जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, सियन, कॉपरनेशियम, ये जो 4 एलिमेंट है ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। वो ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि वो ट्रांजिशन एलिमेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। ट्रांजिशन एलिमेंट की कंडीशन है कि डी पार्शियली फील्ड होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर जिंक का उदाहरण देख लो। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है आपका ऑर्गन 3d10 4s2। सर ये देखो डी तो आपका कंप्लीटली फील्ड है। फिर आप बोलेंगे सर ये तो डी आपने कंप्लीटली फील्ड दिखा दिया, किस में दिखा दिया? एलिमेंटल स्टेट में। अब इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखो। अबे जिंक का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2, और उस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं तो वो आ जाता है ऑर्गन 3d10। मतलब आप ध्यान से देखना, इसकी जो एलिमेंटल स्टेट में इसमें भी d10 ही है और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आपका d10 ही है, और इसका अभी भी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है, और ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड होने की वजह से इसे सिर्फ मैं डी ब्लॉक एलिमेंट कह सकता हूँ, ट्रांजिशन एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं कह सकता हूँ। इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसी बेसिस पे जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, सियन यानी कि कॉपरनेशियम, इनके डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड होते हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में या एलिमेंटल स्टेट में। दैट्स व्हाई दीज एलिमेंट आर ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट बट दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो भाई इस बात को याद रख लेना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते, टाइम की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। कितने मिनट हो गए अभी एक बार बढ़िया से देख लेते हैं। अगर कोई बता दे वहां पे कितने मिनट हो गए तो अपने को पता चलेगा, ठीक है। ऐसे इशारों में कुछ लोग बता रहे हैं, मुझे क्या समझ में आएगा, लिख के बता देंगे तो इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती मेरे लिए। लो लिखने के लिए चाहिए तो ठीक है, आप लोग ध्यान दो भाई, टाइम की तरफ ध्यान देना पड़ता है। बहुत लंबा वीडियो भी ना बने, पता चले बहुत लंबा वीडियो बन गया आप ही ना देखे तो क्या मतलब है फिर उस वीडियो का। खैर वैसे ही बातों बातों में हमारा टाइम बहुत ज्यादा निकल लिया और वीडियो भी हमारी काफी लंबी बन चुकी है, 43 मिनट की वीडियो अभी तक बन चुकी है। इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर रोक देते हैं, बाकी जो पोर्शन है वो हम अगले वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।